हाँ निष्ठा, यस सर। ये क्वेश्चन क्वेश्चन यही है क्या? यस सर, 27th 27 पे थे। 27th पे ये मैंने डिस्कस कर दिया है ना 27th की नहीं? यस सर। सर 27 से 20 करना नहीं था। देखो अगर करना है तो मैं कर देता हूँ दोबारा। 27 से करना था तो हाँ 27 से ही करना है शायद, मुझे लग रहा है। देखो, गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पीसीज। अच्छा, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कल वही एस्टेरिफिकेशन की, जैसे मैंने रिवर्स ऑफ एस्टेरिफिकेशन के डिस्कस किए थे ना 8 मैकेनिज्म, ऐसे ही एस्टेरिफिकेशन के भी कल 8 मैकेनिज्म डिस्कस होंगे। चलो नोट करना है। गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पीसीज H2 प्लस H2 एंड O2 प्लस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाने हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। H2 है तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, सही ना। H2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो इलेक्ट्रॉन होंगे। और उसमें से एक बाहर निकालना है क्योंकि प्लस चार्ज है, तो यानी 2 - 1 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें। फिर H2 के अंदर तो दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और O2 प्लस, O2 एक O में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 एटॉमिक नंबर है। तो दो O है तो 16, 16 में से एक जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट नेक्स्ट दिखा दो। सही ना। An atomic orbital has n equal to 3. What are the possible values of L and ml? तो n3 है, n3 है अगर, तो L होगा 0, 1 और 2। और L अगर 0 है तो m 0 होगा। और L अगर 1 है, जैसे L1 है ये, L1 है तो m होगा -1 0 +1। सब बताना है तुम्हें, ध्यान रखना। और m अगर 2 है, L अगर 2 है तो m होगा -2 0, -2 -1 0 +1 +2, -2 से लेके +2 तक ये आ जाएगा। फिर लिस्ट द क्वांटम नंबर्स ml एंड l ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3D। 3D के लिए बताना, सब कुछ डिटेल बतानी है। 3, n तो 3 हो गया इसका, n3 हो गया। l होगा 2, d के लिए L2 होता है, याद होगा तुम्हें। L 0 1 2 3, 0 L0 तो s के लिए L0, 1 के लिए p, d और f, है ना। अब d है तो l की वैल्यू कितने लेंगे? 2 लेंगे, तो l की वैल्यू 2 है। और ml निकालना है तो वो होगा -2 से लेके +2 तक, -2 से लेके +2 तक। ये हो गया। विद द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल, थर्ड पार्ट। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आता है, सही ना। 1p में n है 1, और l p के लिए L1 होता है, भी बताया। n और l कभी इक्वल नहीं हो सकते तो नॉट पॉसिबल। 2s के लिए n हो गया 2, l हो गया 0, पॉसिबल है। 2p 2p के लिए n 2 हो गया, l 1 हो गया, पॉसिबल है। 3f n 3 हो गया, l भी 3 हो गया, है ना। f है तो l 3 होगा। n और l इक्वल हो गए। l जो है हमेशा छोटा होगा n से, सही ना। एक छोटा होना चाहिए कम से कम। तो n3 L3 अगेन नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29th। 29th क्वेश्चन, यूजिंग SPD notations again, describe the orbital with the following quantum numbers। n1 L0, L0 पे s होता है, n1 है तो 1s हो गया, सही ना, 1s हो जाएगा ये। दूसरा n3 L1, n3 है L1 है तो ये होगा 3p। n4 है और L2 है, 4 और L2 के लिए d, 4d। n4 है L3 है तो 4f। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, 30th क्वेश्चन, एक्सप्लेन गिविंग रीजंस विच द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। कौन से पॉसिबल नहीं है? n, ये तो पहले ही गलत है, n 0 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि k शेल के लिए भी l n क्या होता है? 1 होता है, ये नॉट पॉसिबल है। n 1 है, l 0 है, m 0 है, ms प्लस हाफ पॉसिबल है, प्लस हाफ माइनस हाफ पॉसिबल है। n 1 l 1, n और l इक्वल हो गए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। n l हमेशा छोटा होगा n से कम एक कम होगा। n 2 l 1 m 0, s ms प्लस माइनस हाफ, सही है। नेक्स्ट देखो, ई पार्ट, n3 L3 दोनों इक्वल है, नॉट पॉसिबल। n3 L1 m0 ms प्लस हाफ, ये भी पॉसिबल है, सही नहीं, ये पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द गिवन सेट ऑफ 30th क्वेश्चन, द गिवन सेट ऑफ क्वांटम बट, यही ना 31, छूटा तो नहीं कोई? नहीं सर, वो आंसर था। अच्छा सही है। द हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। n4 है, ms माइनस हाफ है, n4 फोर्थ शेल है, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर यानी 2 × 4 का स्क्वायर, तो यानी हो गए 32, 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ माइनस हाफ वाले, तो उसमें 16 प्लस हाफ वाले होंगे, 16 माइनस हाफ वाले होंगे, तो आंसर आएगा 16। सही ना, आंसर 16 आ जाएगा। n3l0, n3l0 मतलब 3s है, ये 3s का मतलब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही पूछे हैं सिर्फ इसने, एस एस सब में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक आंसर 16 है, एक आंसर 2 है। नेक्स्ट, शो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ, सर्कमफ्रेंस ऑफ, निशा थोड़ा ऊपर करना, ऊपर स्पेस मिल जाएगा हल्का सा। हाँ, शो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोहर ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये प्रूव करना है, 2 πr/n λ, 2 πr/n λ, ये प्रूव करना है, ये पे आता है स्कूल के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सही ना, तो ये बहुत सिंपल सी बात है, ये कोई भी शेल है, ये कोई भी शेल है, उसकी सरकमफ्रेंस जो होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगी। देखो ये प्रूव करने की भी आस्था है, ये हम ले भी सकते हैं। सही ना, तो किसी भी शेल के अंदर बोहर्स कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो ट्रू होता है, यानी mvr जो टू nh/2π होगा, ये पता है सबको, ये तो प्रूफ है, इसका प्रूफ भी है, ये पता भी है हमें, mvr जो टू nh/2π है, बस यहाँ से प्रूव हो गया, 2πr कर दो उसको, 2πr इज इक्वल टू nh/mv। अब h/mv होता है लैम्डा, लैम्डा जो एच बाई एम वी होता है, उन्हें पढ़ रखा है, ये डी ब्रोगली कंसेप्ट में इसका प्रूफ भी किया हुआ है, तो एच बाई एम वी को लैम्डा लिख देंगे, तो 2 πr टू एन लैम्डा, तो इस तरह से प्रूव हो जाएगा ये, है ना, इस तरह से प्रूव हो जाएगा। ये प्रूव करना है, मान लो ये प्रूव करना है, तो इसको मानेंगे गिवन। सही ना, और अगर ये प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है, तो ये मैंने बता ही दिया तुम्हें। और मान लो अगर फिफ्थ शेल है, तो उसमें कितनी वेव्स होंगी टोटल, फिफ्थ शेल में कितनी वेव्स बनेंगी, कितनी, विधि है क्लास में, विधि, यस सर। फिफ्थ शेल में कितनी वेव्स होंगी विधि? सर 5। हाँ, जो भी शेल नंबर होता है उतनी वेव्स होती हैं, इसको भी प्रूव कर सकते हैं इन्हीं को करके, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, इन तीनों क्वेश्चनों के ये प्रूव भी हो सकता है, तो ध्यान रखना, जो भी शेल नंबर होता है उतनी वेव्स होती हैं, बहुत जगह यूज होता है कंसेप्ट, प्रूव खुद करना है इसको। नेक्स्ट, 33, व्हाट ट्रांजिशन, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में भी आ चुका है, शायद 91 में आया था ये, तो और अब एनसीईआरटी में दे रखा है। व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बामर ट्रांजिशन Na/4 to Na/2 ऑफ हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम। तो अगर लैम्डा सेम है ना, बोला ना सेम वेवलेंथ, लैम्डा हाइड्रोजन के अंदर सेम है एज डेट ऑफ हीलियम प्लस, सही ना, इसका मतलब इनके वेव नंबर भी सेम होंगे, वेव नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू वेव नंबर ऑफ हीलियम प्लस, बस फॉर्मूला लगा दो, ये आर जेड का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जो ट्रांजिशन हो रहा है इसमें आर इंटू हीलियम प्लस के लिए 2 का स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ये आ गया। अब एक इक्वेशन दो अननोन है, तो कंपेयर करके आंसर आएगा, एक इक्वेशन है दो अननोन है, तो कंपेयर करके आंसर आएगा, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन मैंने 3-4 करवाए हैं क्लास में, जिसमें कंपेयर करके आंसर निकलता है, तो ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये सबसे इजी वाला पार्ट है उसमें से। तो टू का स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4/16 यानी 1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ से n1 की वैल्यू आ गई 1 और n2 की वैल्यू आ गई 2। तो अगर हाइड्रोजन के अंदर ये वाला ट्रांजिशन होगा, हाइड्रोजन के अंदर अगर ट्रांजिशन होगा 2 से 1, तो वो सेम ट्रांजिशन होगा, सेम वेवलेंथ होगी उसके लिए, किसके लिए, हीलियम प्लस के लिए, अगर ट्रांजिशन हो रहा है 4 से 2 पे, ये पता होना चाहिए, ये रटा भी होना चाहिए, आजकल ऑब्जेक्टिव के लिए रटा भी होना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताना क्वेश्चन। 34,
कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। हीलियम प्लस से हीलियम 2 प्लस बन रहा है प्लस इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए एनर्जी एनर्जी चाहिए, एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो आयन एनर्जी ही निकालनी है एक तरह से। आयन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस ये होगी ई इन्फिनिटी माइनस ई फर्स्ट शेल से, कुछ मेंशन नहीं किया तो फर्स्ट शेल से निकालना है इलेक्ट्रॉन को। और ये आयन एनर्जी हाइड्रोजन एटम की दे रखी है, जिसको हम चाहें तो यूज कर सकते हैं, इसको चाहे तो हम यूज कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, नहीं तो यूज करना है तो उसके लिए फिर इजी रहेगा, क्योंकि इससे कैलकुलेशन कैंसिल हो जाएगी, थोड़ी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी यहाँ पे। ई इन्फिनिटी माइनस ई वन आएगा, ई इन्फिनिटी की वैल्यू होगी 0 माइनस माइनस 13.6 जेड का स्क्वायर हीलियम प्लस का, हीलियम प्लस का जेड का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर, तो 13.6 इंटू 4 ये कितना आ जाएगा 27.2 54.4 क्या 54.4 यस इलेक्ट्रॉन सर। वोल्ट, सही ना, ये आ जाएगा। और अगर तुम्हें इसको इसको भी यूज करना है, इसको भी यूज करना है, तो पहले आयन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिखो, अगर इसको यूज करना है तो। आयन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन दे रखी है ना, 2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम में दे रखी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ई इन्फिनिटी माइनस ई वन, है ना, ई इन्फिनिटी माइनस ई वन, दिस इज इक्वल टू ये टर्म। और ऐसे ही आयन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस लिखो, हीलियम प्लस लिखेंगे, और फिर उन दोनों को डिवाइड, हीलियम प्लस बाय हाइड्रोजन, फिर इन दोनों को डिवाइड करो, तो उससे आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे निकाल, इसको यूज करके निकालना है, नहीं तो ये डायरेक्ट बता दिया मैंने, हीलियम प्लस की आयन एनर्जी, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उस केस में। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द diameter of carbon atom is 0.15 nanometer, calculate the number of carbon atoms which can be placed side by side in a straight line across length of scale length 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर की कोई लेंथ है, और इसमें 0.15 नैनोमीटर डायमीटर का एक कार्बन एटम है, ये 0.15 नैनोमीटर, 0.15 नैनोमीटर, 0.15, 0.15, 0.15, तो ऐसे बोला कितने एटम्स यहाँ पे रखे जाएंगे, तो है ना, कितने एटम्स यहाँ पे रखे जाएंगे 20 सेंटीमीटर की लेंथ में। तो एटम निकालने में 0.15 नैनोमीटर में 0.15 इंटू 10⁻⁻, सेंटीमीटर में लिखना है इसको, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इंटू 10⁻⁷ इतने सेंटीमीटर में एक कार्बन एटम आ रहा है, इसमें एक कार्बन एटम आ रहा है, तो 20 सेंटीमीटर में कितने कार्बन एटम आएंगे, 1 अपॉन में 0.15 इंटू 10⁻⁷, यानी 10⁻⁷ ऊपर लिख रहा हूं मैं, और इंटू 20, तो अगर ये हटा देंगे इसको, तो ये 10⁻⁹ हो जाएगा, ये 10⁻⁹ हो जाएगा, तो 24/3, 4/3, 1.33 इंटू 10⁻⁹, 1.33 इंटू 10⁻⁹ एटम्स, सही ना, तो ये 10⁻⁹ एटम्स होगा आंसर, 10⁻⁹ एटम्स आ जाएगा। देखना आंसर क्या है इसमें, कैलकुलेशन करनी है छोटी सी, इधर है 1.33 इंटू 10⁻⁹, तो 1.33 कोई एटम होता नहीं है ऐसे जिसको वन ही मानते हैं, ध्यान रखना इस चीज का भी। नेक्स्ट, अच्छा इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है भी, 2 इंटू 10⁸ एटम्स ऑफ कार्बन आर अरेंज साइड बाय साइड, ये लिखा यहाँ पे, 2 इंटू ऐसे टच करते हुए, 2 इंटू 10⁸ एटम्स कार्बन के हैं साइड बाय साइड, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कार्बन एटम इफ द लेंथ ऑफ द अरेंजमेंट इज 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर रेडियस निकालना है इसका, सही ना, तो रेडियस कैसे निकलेगा इसका, 2.4 सेंटीमीटर में ये टोटल एटम्स है, तो अब एक एटम का 2 इंटू 10⁸ एटम्स इन 2.4 सेंटीमीटर, तो ये एक एटम जो है, ये एक एटम कितने सेंटीमीटर में होगा, वो डायमीटर आ जाएगा उससे 2.4/2 इंटू 10⁸ इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1.2 इंटू 10⁻⁸, सही ना, 1.2 इंटू 10⁻⁸ आ गया सेंटीमीटर, ये डायमीटर है, तो रेडियस कितना, रेडियस निकालना हमें, तो इसका आधा कर देंगे, 0.6 इंटू 10⁻⁻⁹ सेंटीमीटर, या फिर 6 इंटू 10⁻⁹ सेंटीमीटर, या 6 नैनोमीटर भी कह सकते हैं इसको। देख लो आंसर एक बार, सर
हाँ, जैसे नैनोमीटर थोड़ी कह सकते हैं, वो तो मीटर में होता तब कहते हैं ना। अरे सॉरी हाँ, सेंटीमीटर रहने दो, ये रहने दो। हाँ सेंटीमीटर में आएगा तो कहेंगे सही है। आंसर देख लो ऊपर क्या आ रहा है। माइनस, हाँ 11 में दे रखा है ना। 6 × 10⁻11 मीटर। मीटर में निकालना बोला था, क्या मीटर में निकालना है? नहीं नहीं, किसी में भी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 37। द डायमीटर ऑफ जिंक एटम इज, ये एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं क्या? द डायमीटर ऑफ जिंक एटम इज इतना, डायमीटर दे रखा है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जिंक एटम इन पिकोमीटर, ये तो सीधा आधा कर देंगे। सही ना, रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर दे रखा है तो रेडियस कितना हो गया, 1 पिकोमीटर निकालना है, कितना आ जाएगा, 130। रेडियस यस ऑफ सर। जिंक एटम, रेडियस आ जाएगा 2.6/2, 1.3 आर्मस्ट्रॉन्ग। और पिकोमीटर में करना है तो 130 पिकोमीटर, 130 पिकोमीटर, सही ना। ये 1.3 इंटू 10⁻10 है, ये 1.3 इंटू 10⁻10 है मीटर में। तो अगर हमें इसको पिकोमीटर में करना है तो 10⁻12 बनाना है, तो ये 130 करना पड़ेगा, 130 इंटू 10⁻12 यानी 130 पिकोमीटर। ये आ गया डायरेक्ट। नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं इन ए लेंथ ऑफ 1.6 सेंटीमीटर इफ द जिंक एटम्स आर अरेंज्ड साइड बाय साइड लेंथ वाइज। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। 1.6 सेंटीमीटर लेंथ में कितने होंगे, ठीक है 1.6 सेंटीमीटर लेंथ में तो कितने आ जाएंगे। डायमीटर तुम्हें दे रखा है इतने में, 2.6 आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर, 2.6 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर के अंदर एक एटम आ रहा है। तो 1.6 सेंटीमीटर में कितने एटम आएंगे, 1/2.6 इंटू 10⁻8 इंटू 1.6 इंटू 1.6। तो कर लोगे सॉल्व इसे ना, ये 10⁻8 आ गया, 10⁻8, 16/26। तो ये तो फिर 8/13, 13 6 द 0.6 आ जाएगा, 0.6 इंटू, यही आएगा 0.6, 13 6 78, 0.6 इंटू 10⁻8 एटम्स। क्या समझ आ गए? यस सर। ये क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर है सर। तो 6 के आगे भी सॉल्व करना तो 6 × 10⁻7 आ जाएगा एटम्स, है ना, 6 × 10⁻7 डायरेक्ट क्वेश्चन है ये एक तरह से मोर कंसेप्ट की क्वेश्चन है, मोर कंसेप्ट के जनरल क्वेश्चन ही मान सकते हैं इसको। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गई। क्वेश्चन है, ए सर्टेन पार्टिकल कैरीज इतना चार्ज, इतना चार्ज है, इतना स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज दे रखा है, किसी पार्टिकल के ऊपर है। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। ये कोई भी पार्टिकल है, इसके ऊपर ये चार्ज मान लो, ये ऐसे चार्ज है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है जिसपे चार्ज है। तो अब तो निकालना है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर चार्ज निकालना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो 2.5 इंटू 10⁻16 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन्स पे होगा। तो 1 में 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 2.5 इंटू 10⁻16। सही है, आ जाएगा इससे आंसर कि नहीं? सही ना, इससे आंसर आ जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसको तुम्हें बताइए, क्यू टोटल चार्ज दे रखा है, ये टोटल चार्ज दे रखा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लिए एन, तो क्यू जो होगा एन ई के इक्वल होगा। तो एन की वैल्यू आ गई क्यू डिवाइड बाय, क्यू डिवाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, क्यू बाई ई। वही मैंने किया, ये क्यू है बाई ई। समझ आ गया डायरेक्ट कि नहीं? क्यू इक्वल टू एन ई फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, क्यू इक्वल टू एन ई। तो 25/16 आ गए, और इंटू 10⁻³ आ जाएगा, 25/16 इंटू 10⁻³ तो 25/16 है, तो 16 से अगर हम सॉल्व करें इसको, 16 116, 9 आ जाएगा, 9 90, 16 580 होता है, 80 10 100, 66 96, 1.56 इंटू 10⁻³
3, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सही ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट 39th, ये देखो अब मिलीकेंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये मैंने पढ़ाया हुआ पूरा ढंग से, ये पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ मिलीकेंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलीकेंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप्स हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय शाइनिंग एक्स रेज। सही है। इफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर तो सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप इज, उस ऑयल ड्रॉप पे, कोई एक ऑयल ड्रॉप है उस पे ये चार्ज है, ये चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए इतने कूलम के टोटल इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट, डायरेक्ट फॉर्म सर लगाएंगे ये क्यू टू मिलिकन्स टेन। वाला पार्ट जेई के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, करना है, जरूर करना है, इंपॉर्टेंट है ये। मैंने जैसे थर्मो में भी ना, अगर तुमने क्लास अटेंड की है तो थर्मो में के अंदर भी मैंने वो कराया कार्नोट्स रिवर्सिबल हीट इंजन, उसको भी मैंने डिटेल में करा दिया एक बार, और हाँ उसके भी जी। क्वेश्चन आते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है काफी। क्यू टू एन ई, क्यू टू एन ई आएगा यहाँ पे। क्यू की वैल्यू दे रखी है -1.2 इंटू 10⁻⁸। दिस इज इक्वल टू एन ई, एन इंटू ई, ई की वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻19 लेना है ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा आंसर से 10 तो आएगा सीधा ये, -1.282 डिवाइड बाय -1.6 इंटू 10 आ जाएगा सीधा, है ना, इंटू 10 आ रहा है ना। दिस इज टू एन, तो ये सॉल्व करने पर तीन, अगर मैं इसको ये तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, 1.234344 3/4 0.75 7.5 7.5 से थोड़ा ज्यादा, 7.6 इंटू 10 की 10 आ रहा है, 7.6 मतलब 0.76 0.76 आएगा ना, 0.76 इंटू 10 तो 7.6 ये आ जाएंगे। 7.6 अगर है तो 8 मान सकते हैं इसको। सेवन, ये तो दे रखा ना आंसर इसका, ये रहा 8 पॉइंट, हाँ ये 8 आ रहा है ना आंसर, 8 आ जाएगा आंसर इसका, वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जनरली द थिन फॉइल ऑफ हैवी एटम, थिन फॉइल ऑफ हैवी एटम हमने यूज किया था इसमें, लाइक गोल्ड की हमने यूज की थी, प्लेटिनम, गोल्ड हमने यूज किया था इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, गोल्ड प्लेटिनम have been used to be bombarded by the alpha particles if the thin foil of light atoms like, अच्छा वो कह रहा है कि हैवी एटम की जगह हमने लाइट एटम्स ले लिए जैसे एल्यूमिनियम, what difference would be observed from the above results, क्या डिफरेंस आएगा उसमें अगर लाइट एटम्स आ गए। देखो अगर बड़ा एटम है तो हैवी, जैसे गोल्ड है प्लेटिनम है, इनके एटम बड़े भी होंगे और थोड़े, जैसे एक ही एटम है और एक एटम ये ले लिया, एक एटम ये ले लिया, तो अब इसमें क्या होगा, अब इससे अल्फा पार्टिकल्स अगर आते हैं, अल्फा पार्टिकल आते हैं तो इससे स्कैटर होंगे, रिवर्ट बैक भी गए और रिवर्ट बैक कर गए, गए और रिवर्ट बैक कर गए, और कुछ ऐसे होंगे जो ऊपर से आएंगे तो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ये डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ गए तो डिफ्लेक्ट हो गए। लेकिन इसमें तो क्या है, रिवर्ट बैक के चांसेस तो बहुत ही कम है, स्ट्रेट चला जाएगा, रिवर्ट बैक स्ट्रेट चला जाएगा, रिवर्ट बैक नहीं करेगा, बहुत कम चांसेस है रिवर्ट बैक करने के, तो यानी स्कैटरिंग कम होगी या डिफ्लेक्ट होंगे तो बहुत कम एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे। क्या क्लियर है ये, क्योंकि जो बड़ा पार्टिकल है उस पर पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा होगा, वो दूर से ही डिफ्लेक्ट कर देगा अल्फा पार्टिकल्स को, जैसे गोल्ड है इसमें तो पॉजिटिव चार्ज भी बहुत ज्यादा होगा, बात समझ रही कि नहीं है, तो इसलिए दूर से ही डिफ्लेक्ट कर देगा। और प्लेटिनम है 78 एटॉमिक नंबर है ना, तो ये दूर से ही डिफ्लेक्ट कर देंगे। लेकिन अब एल्यूमिनियम जो है इस पे तो, इसका तो एटॉमिक नंबर 13 है, यानी इसके पास 13 ही प्रोटॉन्स है, तो इसकी डिफ्लेक्शन पावर जो है बहुत कम होगी, ये स्कैटर बहुत कम करेगा, तो ये मेन डिफरेंस आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो मैंने तुम्हें समझा दिया क्या चीज है, थ्योरी तुम खुद रीड करना, थ्योरी दे रखी होगी इसके अंदर, ये लिखा ना यहाँ पे, लाइटर एटम्स वुड बी एबल टू कैरी very little positive charge, hence they will not cause enough deflection of alpha particles, बस यही मेन लाइन है इसके अंदर। लाइटर एटम्स साइज भी छोटा होगा और पॉजिटिव चार्ज भी कम होगा, तो वो स्कैटरिंग उतनी नहीं कर पाएंगे, वो स्कैटर नहीं कर पाएंगे अल्फा पार्टिकल्स को, सही ना, तो उसको थोड़ा रीड करके खुद करना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंबल्स 30 ब्रोमीन का 35 79 है, और दिस एंड दिस, एक ये सिंबल एक ही सिंबल, कैन बी रिटर्न, बोलो दोनों लिख सकते हैं, वेयर सिंबल्स ब्रोमीन 79 35, ये तो उल्टा ही हो गया, और ब्रोमीन 35 आर नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है, बताओ ये क्यों एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है, ध्यान देना, जो एटॉमिक नंबर है इसको हम मानते हैं क्या, सबस्क्रिप्ट, जो नीचे लिखा जाता है सबस्क्रिप्ट,
और सुपरस्क्रिप्ट किसको मानते हैं? जो ऊपर लिखा जाता है एटॉमिक मास को। एटॉमिक नंबर इज टेकन एज सबस्क्रिप्ट एंड एटॉमिक मास इज टेकन एज सुपरस्क्रिप्ट। तो इसने तो उल्टा ही कर दिया यहाँ पे, यहाँ तो उल्टा कर दिया, तो पॉसिबल नहीं है ऐसा। और यहाँ पे सिर्फ इसने 35 लिखा है, ब्रोमीन 35 लिख दिया। इसमें अगर मान लो कोई आइसोटोप आ गया, जैसे ब्रोमीन का मास 80 81 अगर आ गया, आइसोटोप आ गया इसका, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसलिए ये दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या क्लियर है ये क्लियर हो गया कि नहीं? दोनों पॉइंट क्या देखना, आंसर क्या लिखा है इन्होंने? नीचे दिखाओ, नीचे आंसर। क्या आंसर है? कैन बी रिटन एज कैन नॉट बी रिटन बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज कांस्टेंट। और वो इन्हें ऐसे लिख दिया, बट द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव एलिमेंट आइसोटोप्स। लिख दिया ना, आइसोटोप्स होने चाहिए। हेंस, हाँ समझ गए कि नहीं? है दोनों पॉइंट लिखना है कि एटॉमिक मास, सही ना, मतलब हमने क्या मान रखा है, एटॉमिक नंबर को सबस्क्रिप्ट माना हुआ है और एटॉमिक मास को सुपरस्क्रिप्ट, इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है वो। और दूसरा, अगर मैंने सिर्फ ब्रोमीन 35 लिख दिया तो उसके इसमें गलती हो सकती है अगर उसका आइसोटोप एग्जिस्ट करता है तो आइसोटोप का मास तो डिफरेंट, आइसोटोप में क्या होगा, नंबर सेम लेकिन मास तो डिफरेंट होता है ना, इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर के अंदर, और असर्शन रीजनिंग में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे देखो स्पेस कहाँ पे है इसमें? इसमें नीचे स्पेस है, नीचे दिखाना मेरे को। हाँ ये सही है। देखो, एन एलिमेंट विद मास नंबर 81, मास नंबर 81 है, कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, असाइन एटॉमिक सिंबल। असाइन एटॉमिक सिंबल क्या होगा इसका? देखो 81 है ना, 81 देखते ही मेरे दिमाग में आ जाएगा कि ब्रोमीन हो सकता है। ब्रोमीन का मास होता है ना 80 के आसपास। फिर भी अभी मेरे को प्रूव करना है। एटॉमिक एलिमेंट विद मास नंबर 81 है, मास नंबर 81 मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 81, सही ना। हैज कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स माने मैंने एक्स, प्रोटॉन्स एक्स तो इलेक्ट्रॉन्स भी एक्स होंगे क्योंकि न्यूट्रल एटम है। और न्यूट्रॉन्स जो है ना, वो प्रोटॉन से यानी एक्स से 31.7% ज्यादा है। एक्स प्लस 31.7 बाई 100 ऑफ एक्स। तो न्यूट्रॉन्स होगा यहाँ पे एक्स प्लस ये हो गया 0.317 एक्स, 1.317 एक्स, ये न्यूट्रॉन्स आ गए। और प्रोटॉन्स है एक्स, तो एक्स प्लस ये इसमें ऐड कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, एक्स प्लस 1.317 एक्स, दिस इज इक्वल टू 81। समझ गए कि नहीं? तो इससे क्या निकल जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जो एक्स की वैल्यू आ गई, जो एक्स की वैल्यू आएगी उससे सिंबल आ जाएगा, उसको ऐसे मान लेंगे एक्स। और जो एक्स की वैल्यू आई, इस केस में तो पता है एक्स की वैल्यू कितनी आनी है, 2.3। एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 81 बाई 2.317। सॉल्व करेंगे कितना, वही आ रहा है ना यहाँ पे 35 के आसपास, तो 35 आएगा और ये 81। और ये एक्स क्या है, ब्रोमीन, बी आ रहा है। समझ आ गया कि नहीं? ये क्वेश्चन जरूर करना, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। क्लियर है क्वेश्चन? ये अक्षित है क्लास में, अक्षित हाँ जी सर। समझ आ रहा है अक्षित? ये हाँ जी। इसको रिपीट जरूर करना, क्लास खत्म होगा ना अक्षित, उसी को रिपीट कर ले, 1 घंटा लगेगा ज्यादा से ज्यादा। रिपीट जरूर करना सारे क्वेश्चन। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा देखो देखो, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, फिर आ गया ये। अच्छा ऊपर करो, ऊपर स्पेस है नीचे स्पेस है, ऊपर करो थोड़ा। हाँ और हाँ देखो, एन आयन विद मास नंबर 37, आयन है इस समय, मास नंबर 37 है, यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 37, पोजेसेस 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है उस पे, यानी x-1, x-1, यानी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से एक ज्यादा होंगे। इफ द आयन कैरीज कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स मान लिया मैंने x है, इलेक्ट्रॉन्स x है और नेगेटिव चार्ज था, तो प्रोटॉन्स होंगे x-1। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है, x पे चार्ज -1 है यानी इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया है, और प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स x माने तो प्रोटॉन्स x-1, सही ना। तो प्रोटॉन्स x-1 है, ये ध्यान रखना जरूर। अब जो प्रोटॉन्स प्लस पहले न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। न्यूट्रॉन कितने हैं, 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स,
सही ना, आयन के अंदर इतने ज्यादा न्यूट्रॉन्स है देन इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, एक्स, तो न्यूट्रॉन्स कितने जाएंगे, एक्स प्लस 11.1/100 ऑफ एक्स, यानी ये आ जाएगा 1.111x। ये आ गए न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स हमारे x-1 है, तो इधर ऐड कर देंगे x-1 प्लस 1.111x, दिस इज इक्वल टू 37। क्या क्लियर है ये, तो 36 हो जाएगा। ये आ गया कितना, चेक करो एक बार। थर्टी 6.899 के अराउंड आ जाएगा। कितना आ रहा है एक्स की वैल्यू, देखो एक्स की वैल्यू जो आएगी उसको ध्यान रखना, एक्स में से एक माइनस कर देना, क्योंकि हमें प्रोटॉन चाहिए एटॉमिक नंबर के लिए, एक्स में से एक माइनस कर देना, तब आंसर जो है 37 मास था ना, तो क्लोरीन ही रहा होगा ये। एक्स की वैल्यू 18 आएगी, देखना एक बार चेक करना, एक्स की वैल्यू 18 आएगी तो प्रोटॉन्स हो जाएंगे 17, तो 17 और 37 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं ये, ये क्लियर हो गया कि नहीं। यस सर। नेक्स्ट, फिर ये मेन है तो इतना ही रोक दो। अच्छा चलो, स्पेस है, देखो एन आयन विद सेम टाइप क्वेश्चन है ये भी। एन आयन विद मास नंबर 56, 56 है तो आयरन ही होगा, कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इस पे, 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, यानी अब इस इलेक्ट्रॉन्स कम है, इलेक्ट्रॉन 3 कम है प्रोटॉन से, 3 यूनिट पॉजिटिव एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। फिर इलेक्ट्रॉन्स मान लो एक्स, इलेक्ट्रॉन्स एक्स, तो प्रोटॉन्स होंगे x+3, तो प्रोटॉन्स होंगे x+3, और न्यूट्रॉन्स कितने कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन से 30.4% ज्यादा है, x प्लस 30.4/100 ऑफ x, तो ये कितना आ जाएगा 1.304x, ये आ जाएगा 1.304x। न्यूट्रॉन्स आ गए, प्रोटॉन्स पता है मेरे को, तो x+3 प्लस 1.304x, दिस इज टू 56। सॉल्व कर लोगे इसे, 53 आ गया, 2.304x इज इक्वल टू 53, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 53/2.304। तो जो x की वैल्यू आएगी उसमें 3 ऐड कर देना जरूर, x की वैल्यू यहाँ से 23 आनी